स्वागत है सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मॉडल पेपर। सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर फिर से लेकर आ गए हैं। 5-5 सेट कराएंगे सभी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। इसलिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मॉडल पेपर दिखाएंगे, सेम टू सेम जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा उसी टाइप का, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर भी चलेगा। अभी कुछ दिन से थोड़ा सा दूसरे काम बिजी थे, इसलिए 1-2 दिन से क्लास नहीं ले पाए। लेकिन मैथ में 9 चैप्टर कौन चल रहा है, 13 चैप्टर चल रहा है, 12 चैप्टर चल रहा है ना। तो 4-5 चैप्टर बाकी है, कंप्लीट करा देंगे, घबराना नहीं है। बाकी चैप्टर को रिवीजन करते रहिए, जितना क्वेश्चन बताएं सारा क्वेश्चन को करते रहिए, ठीक है। साइंस का भी कंप्लीट करा देंगे और साथ ही साथ मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का करा देंगे। तो चलिए आज है पहला सेट। देखिए क्वेश्चन आपको मालूम होगा 40 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 1 नंबरी यानी MCQ रहेगा। OMR शीट में जिसको सॉल्व करना रहेगा, जिसको OMR शीट में सॉल्व करना होगा। बाकी 40 नंबर का जो रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक। तो इस वीडियो में देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबा होगा तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर एक और पार्ट कर देंगे उसमें सब्जेक्टिव। देखिए पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण, कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसके फोकस दूरी और त्रिज्या में जो संबंध है, रिश्ता है, वो है F = R/2 का, यानी फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी बदलता नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है, ठीक है। आवृत्ति पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f। तो चूँकि फोकस 1 है तो 1/1 मतलब कटेगा, 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो 1 डायोप्टर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, फिर से फोकस दूरी निकालना है। अगर क्षमता दिया हो तो भाई 1/d हो जाएगा, 1/d फॉर्मूला होता है। तो 1/d है 4, तो 4 लगा दिए। इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 0.25, लेकिन 0.25 आंसर नहीं है। तो 0.25 जो आएगा SI मात्रक तो मीटर होता है, तो मीटर में आएगा। हमको यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वाहनों के अग्रदीप यानी आगे का जो हेडलाइट होता है, जिसको हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको दृष्टिपटल कहते हैं, दृष्टिपटल। सामान्य नेत्र की दूरी कितना है। तो 25 सेंटीमीटर दूरी है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो प्रकाश का मात्रा जो है उसको पुतली पर नियंत्रित, कंट्रोल करता है, ठीक है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र, इंसान का आँख में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा जोड़ना है ना, और सीधा के साथ आभासी। 1 किलोवाट निम्न में से किसका इकाई है। तो ऊर्जा का इकाई है। किसका, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, यानी इकाई। कूलॉम किसका SI मात्रक है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम है। विद्युत मोटर एक युक्ति है, माने मशीन है, जो परिवर्तित करता है क्या चीज़ को। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ना। मोटर क्या विद्युत से चलता है, यानी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके वो उसे कोई मशीन चल रहा है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का टूटना है ना, विद्युत अपघटन, यानी जल को विद्युत देते हैं H2O को, तो ये H2 और O2 में टूट जाता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ये केमिस्ट्री में पहुंच गए, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। 13 क्वेश्चन मतलब फिजिक्स था, उसके बाद 14 से केमिस्ट्री शुरू हो। देखिए दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन यानी जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो। तो देखो बाबू, Cu के पास पहले से ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी तो नहीं हुआ, उधर देखिए ऑक्सीजन खत्म हो गया।
तो CuO जो है कॉपर ऑक्साइड, उसका अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। लेकिन O2 में H2 में ऑक्सीजन इधर नहीं था, लेकिन उधर गया उत्पाद की तरफ, तो ऑक्सीजन आ गया, पानी बन गया, H2O बन गया, यानी H2 में ऑक्सीजन बढ़ा तो H2 का क्या हो गया, उपचयन हो गया, है ना। एक ये चित्र दिया हुआ है, इससे बोला है कौन सा अभिक्रिया हो रहा हो इसको बताओ, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है, देखिए कॉपर है, कॉपर का सल्फेट विलयन है कॉपर सल्फेट का, और उसमें लोहा का कील है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया होता है ना, कॉपर यहाँ से वहाँ लटक जाता है ना, इधर यहाँ से वहाँ विस्थापित हो जाता है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक दूर में लिटमस पत्र है ना। किसी विलयन का pH मान 10 अगर है तो वह क्या है, तो 10 है, इसका मतलब 7 से अधिक है ना, तो 7 से अधिक क्षार का होता है, ठीक है, 7 से कम अम्ल का और 7 उदासीन का, तो ये क्षार है। अगला फिर से ये चित्र दिया हुआ रह सकता है ऐसा, बोला ये चित्र क्या चीज़ है दर्शा रहा है, तो ये सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी है, ये क्या है, चेतावनी है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा है, टार्टरिक अम्ल। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो धातु ब्रोमीन है ना। और कौन सा अधातु कहेगा, कौन सा अधातु ब्रोमीन हुआ है ना, कौन सा अधातु ब्रोमीन, तो कौन सा धातु का तो पारा होता है ना, धातु का तो पारा। निम्नांकित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशमक बनाने में किया जाता है। अग्निशमक यानी कि आग बुझाने का जो सिलेंडर होता है, लाल का सिलेंडर देखे होंगे पेट्रोल पंप सब में या ऑफिस सब में, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, तो यह परमाणु संख्या के आधार पर बना है। निम्नांकित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो पोटाशियम। पोटाशियम जो है सबसे तेज अभिक्रिया से हवा में के संपर्क में आने से ये जल जाता है। पृथ्वी की भूवर पट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, तो जो पृथ्वी की भूवर पट्टी पर पाया जाता है उसको खनिज कहते हैं, ठीक है। धातु अधातु चैप्टर से ये सारा क्वेश्चन दिख रहा है। उसमें चौथा चैप्टर से क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, तो अल्कोहल है ना, अल्कोहल। कौन सा, अल्कोहल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नांकित में से क्या होता है, तो ये बायोलॉजी शुरू हो गया अब, है ना। 13 क्वेश्चन फिजिक्स था, 13 केमिस्ट्री, अब बायोलॉजी। जल का चीज़ था। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता, तो जल का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, निकलता नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है, तो फ्लोएम फल का परिवहन होता है, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे होगा, क्या फल ऊपर लगता है। फ्लोएम से याद रखने बोले, फल फ्लोएम। और जल का जाइलम, जल से जाइलम, जल से जल है, जाइलम जल का परिवहन करता है। विरिक की संरचना यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो विरिकाणु, जिसको नेफ्रॉन कहेंगे, है ना, विरिकाणु या नेफ्रॉन। फल के पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो एथिलीन हार्मोन है, फल को पकने के लिए एथिलीन हार्मोन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से, अंडाशय से। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन को क्या कहते हैं, तो दोनों के मिलन, संलयन में मिलन को निषेचन। ये चित्र बोला कौन क्या दिखा रहा है, मुकुलन दिखा रहा है ना, हाइड्रा मुकुलन। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, क्या है, तो असंजात अंग है। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, मटर को। निम्नांकित में कौन उत्पादक है, घास उत्पादक है, बाकी उपभोक्ता है। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, द्वितीपोषीय स्तर का। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। निम्नांकित में कौन से जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिक ऊर्जा नहीं है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कम से कम 15 किलोमीटर कम से कम क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव में आते हैं। तो पहला ग्रुप में 7 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना रहेगा, पाँचों 2-2 नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चुंबक के
क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुण को लिखिए। तो चुंबक क्षेत्र रेखा का दो गुण, ये पहला गुण है, ये बंद वक्र होता है। दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस ओर वहाँ रखा कोई वस्तु कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा, है ना। माने उत्तर दिशा को, वही जो है इसका दिशा, उत्तर दिशा को ये इंगित करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे। माने एक चित्र बनाना है, तो ये अवतल दर्पण का, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, तो ऐसा धातु ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षारीय दोनों तरह का होता है प्रकृति, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? तो मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्ती सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन केमिस्ट्री से है ना, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से हुआ। पीत का क्या कार्य? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन। आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाना, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी आपको पढ़ाए हैं ना। देखो तो एक बार चैप्टर देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बायोलॉजी का यूं ही हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सभी चीज़ों का है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ा चुके हैं। यह आंत की दीवारों को क्रमानुकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देना है। किसी बाहरी तंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह आहार श्रृंखला कहलाता है। जैसे घास को हिरन खा गया, हिरन को शेर खा गया। तो ये जो खाने का ये जो पदार्थ है, पारितंत्र में पदार्थों का चक्रण जो है, इसको ही खाइए, इसको कोई और खा गया, तो उसको आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला कहते हैं या आहार श्रृंखला। निम्नांकित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखे थे। हाइड्रा में कैसा जनन होता है? तो मुकुलन। राइजोपस में क्या होता है? तो बीजाणु समासंग होता है। फिर से अगला ग्रुप जो रहेगा उसमें भी 7 क्वेश्चन रहेगा। 7 में से आपको 5 बनाना है, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 5 के 15 नंबर इस ग्रुप से। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका संशोधन क्या है? चित्र बना लेना है, ये चित्र को दोनों को, है ना। उसका इसका कारण पहले लिखना, फिर संशोधन। तो कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना। इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण का चश्मा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम है जो कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताना। तो देखो बाबू, इमेज का जो दूरी होता है, वस्तु का जो दूरी होता है, वस्तु का दूरी, उसको यू से लिखते थे। यू दिया हुआ वस्तु की दूरी 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, यानी 27 सेंटीमीटर यू हो गया। हाइट दिया हुआ तो h1 दिया हुआ है। फोकस दूरी दिया हुआ 18, और अवतल दर्पण है इसलिए माइनस फोकस दूरी माइनस ही होता है दर्पण में। भी एच निकालना है तो दर्पण सूत्र लगा देना है ना। 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें हमको भी निकालना है, भी, तो भी को छोड़ दो तो यू उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू पुट कर देना और भी जोड़ कर देना बस। तो भी आ गया, यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी आ गया 54 सेंटीमीटर। अब हाइट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले एम निकालना होगा, आवर्धन। तो -v/u फॉर्मूला होता है, -v और u दोनों आ गया, काटेंगे -2 आ गया, m आ गया। तो m का एक फॉर्मूला होता है h2/h1, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो छोड़ देना है, और m आया हुआ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। 7 2 नीचे 2 2 उधर 2 तरफ जाएगा 7 गुणा हो जाएगा, ठीक। प्रकृति किसके क्या है? तो माइनस में आया इसलिए यह वास्तविक और उल्टा होगा, प्लस में आएगा तो सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा हो गई।
संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे है उसको बताना है। तो संयोजन अभिक्रिया जो है बाबू, वियोजन का विपरीत इस प्रकार है, क्योंकि संयोजन माने जुटना होता है, वियोजन माने टूटना। संयोजन में दो पदार्थ जुटता है और वियोजन में एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक में बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ को लिख देना है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ से संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण एक दे देना है, एक वियोजन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूरी उसने आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी कमी था उसको कैसे दूर किया। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विसंगतियाँ, हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति था, समस्थानिक के कोई स्थान नहीं था, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण था। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी की कमियों को निम्नलिखित प्रकार से दूर किया। कमियों को निम्नलिखित प्रकार से दूर कैसे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तथा संगत स्थान है, माने फिक्स स्थान है, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर रखा गया है। भारी और हल्के तत्वों का क्रम भी आधुनिक आवर्त सारणी में सही है, जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में नहीं था। चौथा, अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्कसंगत 18वें समूह में है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कार्बन की इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। तो कार्बन के अत्यधिक यौगिकों की रचना करने के कारण अनेक है, जिनमें से प्रमुख है। तो इसका बहुत सारे यौगिक बनता है, इसलिए तो एक स्पेशल चैप्टर है कार्बन। और आगे चलिएगा 11-12 में तो एक स्पेशल आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन का ही पढ़ना है, ठीक है। तो क्यों इतना, कार्बन का क्या खासियत है। तो कार्बन यौगिक में श्रृंखला गुण होता है, श्रृंखला बनाने का गुण होता है। कार्बन की चतुसंयोजी गुण का होना, यानी 4 संयोजकता होता है इसका। कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ एकल बंधन, द्वितीय बंधन, त्रिबंधन तीनों तरह से जुड़ सकता है। जैसे एक बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन है यहाँ, ठीक है। और कार्बन की यौगिक समावयता दर्शित करता है, प्रदर्शित। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, ये बायोलॉजी पहुंच गए। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। कैसे, एक बार पूरा शरीर से ब्लड जो है वो हृदय में आता है, दिल में आता है, फिर दिल से जाता है फेफड़ा के पास। फेफड़ा के पास क्यों जाता है, ऑक्सीजन लेने। ऑक्सीजन लेके आता है, फिर हृदय में आता है, हृदय में तब फिर वो हृदय पंप करता है, उसको पूरा शरीर में भेजता है। तो इस तरह से ब्लड जो है 2 बार दिल में आता है, हृदय में। एक बार पूरा शरीर से दिल में गया, फिर दिल से फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से दिल, तब फिर पूरा शरीर में, है ना। तो इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। शिराओं तो वही चीज़ लिखना है, मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा संचरण कहते हैं। शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में यानी फेफड़ा भेज देता है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसर्जित हो जाता है, यानी बाहर सांस द्वारा छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजनित रुधिर रक्त पुनः हृदय में आता है, माने पूरा दिल में जाता है, फिर वहाँ से फिर बाकी पार्ट में। तो 2 बार गया, इसीलिए दोहरा परिसंचरण। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो अनाज और कपड़ों को सुखाने में, समुद्री पानी से नमक बनाने में, सौर कुकर में। अगला ग्रुप जो रहेगा उसमें 5 क्वेश्चन, लास्ट ग्रुप में, जिसमें से 3 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से 5 में से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ भी। एक से पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काष्ठ और उसके द्वारा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये 15 का पहला क्वेश्चन। 15 का ही दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर, प्रतिरोध 2, 3 और 6 है, तो तीनों प्रतिरोध को कैसे जोड़े ताकि जो कुल प्रतिरोध है वो 11 है और 1 आया। 11 लाने के लिए सीधा जोड़ना होगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि 6, 3, 9 और 2 11 हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ता है। तो देखो 11 आंसर आ गया। फिर एक बार पासर क्रम में जोड़ना होगा, तो पासर क्रम में 1 बाई 1 बाई करके जोड़ते हैं, तो 1 बाई 1 बाई करके जोड़ेंगे तो 1 आंसर आएगा। डायनोमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रतिवर्ती धारा डायनोमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो प्रतिवर्ती धारा जनित डायनोमो, जिसको जनरेटर भी कहते हैं, एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा यानी मशीन से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है ना। तो जनरेटर क्या है, वो मशीन है, मशीन से क्या बिजली उत्पन्न हो रहा है,
तो क्या हो रहा है, ये मशीन को यांत्रिक कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, चित्र बना देना है, बनावट लिख देना है, दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कैसे कैसे बनता है, फिर कार्यविधि लिख दीजिएगा, बस काम हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, संतुलित करने के लिए 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना। संतुलित करने का बहुत तरीका सीखा है, फिलहाल पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, है ना। तो देख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, संतुलित कर लीजिएगा। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, ये भी क्वेश्चन है, तो ये चित्र बनाना है। फिर मानव बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो कैसे होता है ये मालूम ही होगा, फिर भी एक बार दिखा दे रहे हैं। किसी शिशु के जन्म से पूर्व उनके नर और मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। तो महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार का होता है, क्या क्या, XX, और पुरुषों में 2 लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होता है, एक X होता है, एक Y। तो XX मिलता है तो लड़की, XY मिलता है तो लड़का। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं, एक प्रकार के शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है जबकि दूसरा में Y गुणसूत्र। महिला एक ही प्रकार का अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें X गुणसूत्र होता है। तो जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है X गुणसूत्र वाला, तो XX मिल करके लड़की का निर्माण होता है, लड़की बनती है। और जब Y, पुरुष का Y अगर X से मिल गया तो XY लड़का का विकास होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट चीज़ का सेट लेकर, और जो भी चैप्टर छूटा है वो सारे चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।